नमस्कार। पिछले एक दशक में दुनिया के मंच पर भारत की तस्वीर काफी बदली है। तो आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की इसी फॉरेन पॉलिसी के सफर को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 25 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो राजकीय सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर के देशों से मिले हैं। और ये आंकड़ा उन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाला भारतीय नेता बना देता है। अब देखिए, ये सम्मान सिर्फ गिनती में ही ज्यादा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों से लेकर अहम क्षेत्रीय देशों तक से मिले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त ग्लोबल एंगेजमेंट के पीछे की वजह क्या रही। इसे समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि इस नीति के पीछे जो लीडरशिप है उसका सफर कैसा रहा। फिर बात करेंगे विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की, देखेंगे कि इसे दुनिया में कैसे लागू किया गया, और हाँ, इसमें क्या चुनौतियां आई और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नीति के आर्किटेक्ट यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बैकग्राउंड से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक सफर आरएसएस में एक संगठनकर्ता के तौर पर शुरू हुआ था। कई दशकों के इस अनुभव ने उन्हें काम करने का एक मेथोडिकल तरीका सिखाया, और यही अप्रोच बाद में उनकी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी साफ नजर आई। और इसी बैकग्राउंड का असर उनकी फॉरेन पॉलिसी पर भी दिखा। ये पॉलिसी कुछ ऐसे बड़े आइडियाज पर टिकी थी जिन्होंने दुनिया को देखने के भारत के नजरिए को ही एक तरह से बदल दिया। सबसे पहला और अहम सिद्धांत था नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी पहले। मतलब साफ था, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते सबसे ऊपर, सबसे पहली प्राथमिकता। और हाँ, ये सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाए गए, जिनका मकसद था कि पूरे रीजन में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा मिले। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पड़ोस के साथ साथ भारत ने अपने पूरब की ओर भी देखा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक नया, ज्यादा एक्टिव रूप था। इसका लक्ष्य सिर्फ पूरब के देशों से रिश्ते बनाना नहीं, बल्कि वहां की डायनामिक इकोनॉमीज के साथ मिलकर काम करना था। इसका मतलब ये था कि अब फोकस सिर्फ आर्थिक लेन देन पर नहीं था, बल्कि गहरी और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया गया। इन दोनों पॉलिसीज के साथ ही एक और बहुत बड़ा आइडिया सामने आया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्ता। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत किसी एक खेमे में बंद कर नहीं रहेगा, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया के साथ अपने रिश्ते खुद तय करेगा। और असल में यही भारत के मल्टी अलाइनमेंट के अप्रोच को दिखाता है। आप देखिए, एक तरफ शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर बनना, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड को मजबूत करना। मतलब एक ही समय पर अलग अलग ताकतों के साथ रिश्ते बनाना, ताकि देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जा सकें। तो ये तो हो गए सिद्धांत, पर सवाल ये है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बैलेंस बनाने की बात आई, तो भारत ने इन सिद्धांतों को असल में लागू कैसे किया। इस बैलेंसिंग एक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीन के साथ भारत के रिश्तों में दिखता है। एक तरफ जहां जबरदस्त आर्थिक निर्भरता है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर गंभीर रणनीतिक तनाव भी बना हुआ है। चीन के अलावा भारत ने दूसरे बड़े देशों के साथ भी ये संतुलन साधा। देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया, तो वहीं रूस के साथ अपने पुराने और पारंपरिक रिश्तों को भी संभाले रखा। और इसी दौरान पाकिस्तान को लेकर एक ज्यादा सख्त रवैया अपनाया गया। जाहिर है, इस तरह की एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी का सफर हमेशा आसान तो नहीं हो सकता। इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां और आलोचनाएं भी आईं। इसमें कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे चीन पर आर्थिक निर्भरता और उसके साथ रणनीतिक होड़ के बीच तालमेल बिठाना। पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला रुक जाने से रीजनल कोऑपरेशन में दिक्कतें आईं, और देश की आर्थिक रणनीति को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, वो ये है कि दुनिया में भारत की भूमिका में एक बुनियादी बदलाव आया है। जैसा कि इस स्लाइड पर दिए गए कोटेशन में भी कहा गया है, भारत अब एक संकोच करने वाले देश से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी बात खुलकर रखने वाला एक अहम प्लेयर बन गया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस सब का मतलब क्या है?
आने वाले सालों में भारत की यात्रा किस दिशा में जाएगी? तो भविष्य कैसा दिख सकता है? माना जा रहा है कि भारत ग्लोबल गवर्नेंस में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक ज्यादा मुखर लीडरशिप रोल ले सकता है। और हाँ, अपने इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करने के लिए आर्थिक कूटनीति इसका सबसे अहम टूल बनी रहेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत एक बैलेंसिंग पावर से एक लीडिंग पावर बन रहा है, 21वीं सदी को आकार देने में उसकी ये नई मुखर कूटनीति कितनी अहम होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में यकीनन पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करके बताएं।